नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी, सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का इस खास शो सत्ता में एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सत्ता में पहले दिल्ली के पास एक ऐसे अंडरपास की खबर दिखाएंगे जहां डूबकर 2 व्यक्तियों की नहीं बल्कि व्यवस्था की मौत हो गई। फरीदाबाद में पुण्य शर्मा और विराज की मौत पर सत्ता के कुछ सवाल हैं जिनका जवाब सिस्टम को देना है। इस खबर में 2 थ्योरी भी हैं जो हम आपके सामने रखेंगे। फिर प्रधानमंत्री मोदी के मिशन इलेक्शन की बात होगी। आज प्रधानमंत्री ने जम्मू और हरियाणा में चुनावी कैंपेन शुरू कर दिया है और नफरत की दुकान पर मोहब्बत का बोर्ड वाला कटाक्ष किया है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के चुनाव को 3 खानदान वर्सेस नौजवान का बताया है। इस पर विपक्ष ने क्या जवाब दिया, यह तो जरूर देखना चाहिए आपको। एक बड़ी खबर कोलकाता से, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मुलाकात की है। ममता ने कहा है कि उन्हें अपने पद की चिंता नहीं है और वो 34 दिन से सो भी नहीं पाई हैं। मुख्यमंत्री ने धरने पर बैठे डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने की अपील की है। आज हम सत्ता में आपकी हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति वाली तरंग भी दिखाएंगे, जिसे भारत के दुश्मन देश भी महसूस कर रहे होंगे। जोधपुर के पास 16,000 फीट की ऊंचाई से भारतीय नौसेना ने चीन और पाकिस्तान को क्या तूफानी संदेश दिया है, इस पर हमने प्रचंड वीडियो पूंजी तैयार की है। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हनुमान भक्ति भी देखिएगा। जमानत मिलने के बाद आज केजरीवाल कैनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा की। इस दौरान पत्नी सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ थी। एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकियों के साथ भारतीय जवानों के 2 एनकाउंटर हुए हैं। बारामूला में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार दिया है। हालांकि शुक्रवार को किश्तवाड़ में हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए थे। और आज चीन से भारत के लिए शुभ समाचार और पाकिस्तान के लिए एक दुखद खबर भी आई है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया है। इस टूर्नामेंट में भारत की यह लगातार 5वीं जीत है। भारत के दोनों गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने की। अब सत्ता में बात करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी की। सत्ता में सबसे पहले हम अपने न्यूज मित्रों को वो खबर दिखाने जा रहे हैं जो सीधे आपके हक से जुड़ी हुई है और देश के हर उस शख्स से संबंधित है जो अपनी मेहनत की कमाई से तरह तरह के टैक्स भरता है। जब 30 दिन की मेहनत के बाद उसके पास वेतन आता है तो इनकम टैक्स देता है, सड़क पर चलने के लिए रोड टैक्स देता है, अच्छी सड़क के लिए टोल टैक्स देता है, शहर का सीवेज सिस्टम अच्छा रहे इसके लिए नगर पालिका टैक्स देता है। और इतने सारे टैक्स के देने के बाद वो ईमानदारी से उम्मीद करता है कि उसे इसका लाभ सुविधाओं के तौर पर मिलेगा। लेकिन जब सिस्टम में बैठे कुछ लोग बेईमानी के समंदर में डुबकी लगा रहे हो तो जानते हैं इसका नतीजा क्या होता है। ये 2 लोगों की मौत, जिनके नाम थे पुण्य श्रेय शर्मा और विराज, जिन्हें दिल्ली के पास फरीदाबाद के बेईमान सिस्टम से ने अंडरपास में भरे बारिश के पानी में डुबोकर मार दिया। लेकिन हमारी सभी न्यूज मित्रों से एक अपील है कि इस खबर को सिर्फ फरीदाबाद या किसी एक शहर की खबर समझने की गलती मत करिएगा, क्योंकि यह खबर दिल्ली की भी हो सकती है, नोएडा की भी हो सकती है, या ऐसे हादसे लखनऊ या जयपुर में भी हो सकते हैं, मुंबई में भी हो सकते हैं। बस निर्भर करता है कि घर से निकलते वक्त आपकी किस्मत कितनी अच्छी है। अब हम आपको यह बताते हैं कि फरीदाबाद के पुण्य और विराज के साथ जो कुछ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है और क्यों यह खबर हम सब के लिए एक सबक है। दरअसल एक निजी बैंक के मैनेजर पुण्य श्रेय शर्मा और दूसरे बैंक के कैशियर विराज कल रात को अपने घर जा रहे थे। रात करीब 11:30 बजे दोनों एसयूवी, और एक बहुत बड़ी एसयूवी है वो, उसमें ओल्ड फरीदाबाद के रेलवे अंडरपास के पास पहुंचे जो बारिश के पानी में पूरी तरह डूबा था। क्योंकि अंडरपास के पास अंधेरा था इसीलिए उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि नीचे 9 से 10 फीट तक पानी भरा है। अंधेरा था, सोचिए कहां थी लाइटें, पानी भरा है, कहां था ड्रेनेज सिस्टम, कहां पर था वार्निंग साइन। जब वो अंडरपास से गाड़ी निकालने लगे तो अचानक उनकी एसयूवी गहरे पानी में फंस गई। पानी में जाने के बाद डोर लॉक होने की वजह से वो उसी एसयूवी के अंदर अटक गए। उन्होंने गेट खोलने की भी बहुत कोशिश की लेकिन वो गेट नहीं खोल पाए।
और फिर उसके बाद यह हादसा हुआ। वहां पर तलाश होती है और उसके बाद जो चीजें सामने आती हैं वो ये होता है कि बकायदा क्रेन को बुलाकर गाड़ी निकाली जाती है और दोनों की वहां पर डेड बॉडी थी। यहां पर बड़ा सवाल क्या है? यहां पर बड़ा सवाल है अर्बन प्लानिंग का, उस अर्बन प्लानिंग का जिसके लिए हम टैक्स देते हैं। सोचिए, उस अर्बन प्लानिंग का जिसके लिए हम आप टैक्स देते हैं, और वो अर्बन प्लानिंग को लेकर अब सबसे बड़े सवाल खड़े हो गए। ये दो लोगों की मौत नहीं है, ये एक सिस्टम का फेलियर है और उसी सिस्टम को लेकर हमने सवाल उठाए। खैर, ये पूरी खबर हमने आपको बताई। जब बैंक मैनेजर पुण्य शर्मा घर नहीं पहुंचे तो उनकी पत्नी का फोन एक दूसरे बैंक कर्मचारी के पास जाता है। बात पुलिस तक पहुंचती है और जांच शुरू हुई तो पुलिस ने रेलवे अंडरपास के नीचे पानी के बीच एक गाड़ी फंसी हुई देखी। उसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया और जब गाड़ी का गेट खोला गया तो उसमें से पुण्य शर्मा और विराज के शव निकले। वैसे तो इस खबर को बहुत सारे लोग एक हादसे के तौर पर देख रहे होंगे, लेकिन असल में यह हादसा टाला जा सकता था और इसकी जिम्मेदारी उन सभी लोगों पर थी जो व्यवस्था का हिस्सा है। अगर सबने अपना काम ईमानदारी से किया होता तो शायद पुण्य और विराज जिंदा होते। इसकी वजह कुछ सवालों में। नंबर 1 सवाल यह कि अंडरपास में इतना पानी कैसे भर गया, और अगर पानी भरा तो निकासी के इंतजाम क्यों नहीं थे? अगर अंडरपास में पानी भर गया था तो उसे निकालने का काम क्यों नहीं शुरू किया गया? अगर पानी भरने के बाद अंडरपास से गुजरना खतरनाक था तो रास्ता बंद क्यों नहीं किया गया? इसीलिए सवाल तो बनता है कि लापरवाही की वजह से हुई पुण्य और विराज की मौत का जिम्मेदार कौन है? हालांकि पुलिस का दावा है कि बैरिकेडिंग की गई थी, रुकने को भी कहा गया था, लेकिन वो नहीं माने। जबकि पुण्य और विराज के सहयोगियों का आरोप है कि अंडरपास से पहले कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। हम आपको इस खबर पर ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्टर रील दिखाते हैं जिससे आप ये समझ पाएंगे कि वाकई पुण्य और विराज की मौत हादसे में हुई या फिर लापरवाही सिस्टम ने उन्हें मार दी। गुरुवार और शुक्रवार को बारिश हुई और फरीदाबाद का ओल्ड रेलवे स्टेशन अंडर पास जो है वो मौत का अंडरपास बन गया। दरअसल जब बारिश हुई तो शुक्रवार को इस ओल्ड रेलवे स्टेशन अंडरपास में तकरीबन 13 से 15 फुट तक पानी भर गया और एक एक्सयूवी कार इसमें से जा रही थी जिसके अंदर 2 लोग मौजूद थे और उन 2 लोगों की इस पानी में डूबने से मौत हो गई है। विराज के दोस्तों का कहना है कि उन्होंने यहाँ जब जाना शुरू किया तो कोई भी यहाँ पर नहीं था, पानी भरा हुआ था, किसी ने उनको नहीं रोका, ना ही कोई यहाँ पर बैरिकेड लगाया था, जिस वजह से उन्होंने गाड़ी को अंदर की तरफ लिया और ज्यादा पानी होने की वजह से गाड़ी अंदर जाकर के फंस गई। गाड़ी के जो गेट थे वो ऑटो लॉक हो गए, दरवाजा नहीं खुला और दोनों अंदर ही फंस करके रह गए थे, जिसके बाद आसपास के लोगों ने जो डिक्की थी गाड़ी की उसको तोड़ा था और बाहर निकाला, लेकिन तब तक मौत हो गई थी। इसमें 2 आदमी आते हैं और वो तेज गति से पुलिस के इशारे को ना मानकर सीधे उन्होंने सोचा कि बड़ी गाड़ी है पानी में से निकल जाएगी, तो उन्होंने सीधी गाड़ी निकालने का प्रयास किया और अंदर जाके गाड़ी रोकी। अब तो बैरिकेटिंग लगा दिया गया है, लेकिन अगर बैरिकेटिंग होता तो ऐसा तो था नहीं कि बैरिकेटिंग हटा कर जाते। बैरिकेटिंग था नहीं। पानी भरता है जी, निकलता है, इसमें से पब्लिक आती भी है जाती भी है। कई बार उनको बेरियल भी लगाया हुआ है, फिर भी जबरदस्ती कार वाले लाएंगे, ऑटो बाइक वाले लाते, हर कोई आता है जी, कोई सुनवाई नहीं होती। अब नजरिया 9 फरीदाबाद की खबर देखकर शायद आपको यह एहसास हुआ होगा कि आम आदमी की जान कितनी सस्ती है, क्योंकि कभी वो सड़क के गड्ढे में गिरकर दम तोड़ देता है, कभी किसी ट्रेन हादसे में उसकी जिंदगी चली जाती है। हम ही ने आपको दिखाया था किस तरीके से दिल्ली में बिजली के तार से करंट लग जाता है जब पानी भर जाता है, और कभी सड़क पर लगे बिजली के किसी खंबे में आ रहे करंट से उसकी मौत हो जाती है, तो कभी अंडरपास में भरा पानी उसके प्राण ले लेता है। आज इस खबर को देखकर उन लोगों को शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए जिनके लिए हम और आप सिर्फ एक वोट हैं या फिर टैक्स देने वाली कोई मशीन। लेकिन अफसोस, कार्रवाई जब होगी तो सिस्टम के खिलाफ नहीं होगी। सत्ता में अब बात चुनावी राजनीति की करते हैं, और अगर आज कहा जाए कि इलेक्शन का सुपर सैटरडे था तो शायद अतिशोक्ति नहीं होगी। क्यों?
वीकेंड होने के बाद भी नेताओं के भाषणों और बयानों का ट्रैफिक काफी ज्यादा। राजनीतिक दल के नेता अपने पक्ष में वोट मांगने के साथ साथ विरोधियों पर नुकीले हमले भी कर रहे हैं। मतलब वो जो लोकसभा चुनाव का मोड था, इट इज बैक। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चुनाव अभियान की शुरुआत की, जिसमें उनकी पहली रैली जम्मू कश्मीर के डोडा में हुई। डोडा, यहां की सिग्निफिकेंस हम आपको बताने वाले हैं। दूसरी रैली हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुई, जहां पर उन्होंने हैट्रिक की बात कर दी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव बीजेपी के लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं, इस पर हमने सत्ता की एक छोटी तथ्यात्मक पूंजी तैयार की। लेकिन पहले सत्ता में पीएम मोदी के उन 7 पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो जम्मू कश्मीर में टॉक ऑफ द टाउन है। डोडा की अपनी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने तरकश से कई चुनावी तीर निकाले जो विरोधियों को घायल कर सकते हैं। अपने करीब 42 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 5 मुद्दों पर फोकस किया। पीएम मोदी ने डोडा में 3 खानदान वर्सेस कश्मीर के नौजवान होने की बात। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस ने नफरत की दुकान पर मोहब्बत का बोर्ड लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पत्थरबाजों के पत्थर से बना नया कश्मीर बनाने का दावा किया और यह भी कहा कि विपक्षी दल फिर से 370 लागू करके आरक्षण हटाना चाहते हैं, उसे छीनना चाहते हैं। पीएम मोदी ने रैली में यह भी कहा कि एक देश और 2 विधान का वक्त अब बीत गया है। एक बार प्रधानमंत्री मोदी के डोडा वाले भाषण के हाइलाइट्स देखिए, फिर आपको यह बताएंगे कि 42 वर्षों के बाद जब देश का कोई पीएम पहली बार डोडा पहुंचा तो विपक्ष इस पर क्या कह रहा। तू सब कैसे नमस्कार। इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की। उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया। ये 3 खानदान, एक खानदान कांग्रेस का है, एक खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, एक खानदान पीडीपी का है। जम्मू कश्मीर में इन 3 खानदानों ने मिलकर आप लोगों के साथ जो किया है वो किसी पाप से कम नहीं है। साथियों, जम्मू कश्मीर का इस बार का विधानसभा चुनाव 3 खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच में है। आप याद करिए वो समय जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लग जाता था। हालत ये थी कि तब कांग्रेस सरकार के, केंद्र सरकार के गृह मंत्री तक लाल चौक जाने से डरते थे। साथियों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। स्वागत है, स्वागत है। तो डोडा की रैली में पीएम मोदी के टारगेट पर 1-2 नहीं बल्कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस तीनों दल थे और पीएम मोदी ने तीनों दलों पर खूब तीखे हमले किए। बीजेपी का दावा है कि 42 वर्षों से किसी पीएम ने डोडा का दौरा नहीं किया था। 1982 में आखिरी बार डोडा में किसी पीएम की यात्रा हुई थी। इसके बाद यह इलाका उपेक्षित रहा।
18 सितंबर को जम्मू कश्मीर में पहले चरण की वोटिंग है। पहले चरण में डोडा, किश्तवाड़ और रामबन की 8 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे और वोटिंग से ठीक पहले पीएम मोदी की डोडा में रैली इस पूरे इलाके को प्रभावित कर सकती है। हालांकि विपक्षी दल कह रहे हैं कि पीएम मोदी को आतंकवाद पर बोलना था, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। कांग्रेस तो कह रही है कि जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार पूरी तरह से फेल है। बीजेपी को इन फैमिलीज में से किसी की मदद की जरूरत थी, तब हम बर्बादी के जिम्मेदार नहीं थे। अभी मुश्किल से 5-6 साल हो गए। पीडीपी के साथ तो बीजेपी का जम्मू कश्मीर में रिश्ता था, तब उनको पीडीपी में कोई खराबी नजर नहीं आई। चुन्नी पहन करके उनका स्वागत करना चाहूंगी। उन्होंने ठीक कहा और 3 परिवारों का वो दौर जाता रहा। अब फिजा खुली है। ये चुनाव बड़े खुले माहौल में हो रहा है। लोकसभा का चुनाव भी उसी तरह हुआ, उतना ही मतदान हुआ। वो जमाना जाता रहा जब 8-10% मतदान होता था और एक ही परिवार के लोग विधायक भी बन जाते, सांसद भी बन जाते, सरकार भी बन जाती। और चुनावी रैली के राउंड 2 में प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर के डोडा से हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। कुरुक्षेत्र, सोचिए जरा। पीएम मोदी ने हरियाणा में अपनी पहली चुनावी रैली में 3 बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक तय है, कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, बीजेपी का कथनी और करनी में अंतर नहीं है, हमने जो कहा है वो किया है। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देकर कांग्रेस को खूब सुनाया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल में वादे पूरे नहीं किए, अब सीएम वेतन छोड़ने का दिखावा कर रहे हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर 3 पार्टियां थी, लेकिन हरियाणा में कांग्रेस को यह हमला अकेले झेलना पड़ा। कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी देश में और कोई नहीं है। कांग्रेस के झूठ पर विश्वास करके वो लोग पछता रहे हैं जिन्होंने अपने राज्य में कांग्रेस को मौका दिया। कांग्रेस के झूठ की गुट्टी ने कर्नाटका और तेलंगाना को भी नहीं छोड़ा है। कर्नाटका में तो हाहाकार मचा हुआ है। अच्छे खासे राज्यों को बर्बाद कैसे किया जाता है, ये कांग्रेस वहां करके दिखा रही है। और कांग्रेस की इस चालबाजी में उसकी पिछलग्गू पार्टी भी हां में हां मिला रही है। ये कट्टर बेईमान पार्टी है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों राज्यों के चुनाव काफी महत्वपूर्ण हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है। बीजेपी ये चुनाव जीतकर साबित करना चाहती है कि जम्मू कश्मीर के लोग उसके इस फैसले के साथ हैं। जबकि हरियाणा में अगर बीजेपी जीती तो ये उन गिने चुने राज्यों में होगा जहां कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई। अगर हरियाणा में बीजेपी जीती तो किसान और पहलवान आंदोलन के जरिए बीजेपी विरोधी नैरेटिव बनाने की जो कोशिश है उससे काफी झटका लगेगा। लेकिन इसमें अगर और एक बहुत बड़ा अगर लगा हुआ है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। बीजेपी के लिए इस चुनाव के नतीजे इसलिए भी महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि लोकसभा चुनाव में टारगेट से कम सीटें मिलने के बाद बीजेपी जीत का बूस्टर ढूंढ रही है, जो उसे इन 2 राज्यों से मिल सकता है। यह बीजेपी की उम्मीद है। सत्ता में आगे बढ़ने से पहले अब हम आपको एक वीडियो अपडेट दे देते हैं। यह वीडियो अपडेट उस मेहमान का है जो प्रधानमंत्री आवास पर आया है और उसका वीडियो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। तस्वीरें देखिए आप। लेकिन यह मेहमान बहुत खास है क्योंकि यह कोई इंसान नहीं बल्कि गाय का एक बछड़ा है और इसका नाम है दीप ज्योति। यह नाम क्यों है हम आपको बताएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री आवास में पली एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। आज पीएम मोदी ने उसी बच्चे के साथ अपना वीडियो पोस्ट किया। इसमें पीएम गाय के बच्चे को दुलार करते दिख रहे हैं। पीएम ने उसे अपनी गोद में भी ले लिया क्योंकि गाय के इस बच्चे के मस्तक पर ज्योति का चिन्ह है।
इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसका नाम दीप ज्योति रखा है। पीएम ने लिखा है कि शास्त्रों में कहा गया है, गावः सर्व सुख प्रदाः। लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास परिवार में एक नया सदस्य का शुभ आगमन हुआ है। हम आपको उस नए मेहमान का पूरा वीडियो दिखाते हैं। वैसे प्रधानमंत्री आवास पर जो गाय पाली गई है, उन्हें चारा खिलाते हुए प्रधानमंत्री का एक वीडियो मकर संक्रांति पर भी वायरल हुआ था। खास बात है कि पीएम आवास में पली ये गाय आम गाय से थोड़ी सी अलग है। ये गाय पुंगनूर नस्ल की है, जो आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखती है। इनकी हाइट सिर्फ 2.5 से 3 फीट तक होती है। यह दुनिया की सबसे छोटी गाय है और विलुप्त होने की कगार पर है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ये गाय पीएम आवास में लाए, जिससे लोगों को इनके प्रति जागरूक किया जा सके और आम लोग भी इस गाय का संरक्षण करें। अब आपको हिंदुस्तान की शक्ति वाली तरंग दिखाते हैं, जो जोधपुर से पूरी दुनिया में प्रसारित हुई। ये हिंदुस्तान की उस रक्षा शक्ति के वीडियो हाइलाइट्स हैं, जिसके सबूत पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर में देखने को मिले हैं। आसमान में गरजते वायुसेना के इन वायुवीरों को देखिए, जो 16,000 फीट की ऊंचाई से अपनी प्रचंड शक्ति को बयां कर रहे हैं। जिस अभ्यास में ये वायुवीर अपना दम दिखा रहे हैं, उसका नाम है तरंग शक्ति अभ्यास 2024। आज तरंग शक्ति अभ्यास का आखिरी दिन है। भारतीय वायुसेना के एक से बढ़कर एक वीर अपने हवाई पराक्रम का इसी तरह परिचय दे रहे हैं। आपको सबसे पहले 7 वायुवीरों से मिलवाते हैं, जो जोधपुर के जंगी अभ्यास में लगातार पराक्रम दिखा रहे हैं, जो पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा रहे हैं। एक नाम है राफेल, सब जानते हैं। जोधपुर के तरंग शक्ति अभ्यास में राफेल ने भी शक्ति प्रदर्शन किया है। इसके अलावा तेजस का तेज भी देखने को मिला है। प्रचंड हेलीकॉप्टर के प्रचंड रूप ने भी हर किसी को हैरान किया है। सूर्य किरण की शक्ति देखने को भी मिली है। इसके अलावा सुखोई की चपलता और मारक शक्ति ने दुश्मन कैंप में सन्नाटे की डिलीवरी कर दी है। सारंग हेलीकॉप्टर, मिराज लड़ाकू विमान और जैगुआर ने भी बता दिया है कि अगर आज की तारीख में जंग छिड़ गई तो दुश्मनों को निपटने में वायुसेना ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस अभ्यास में पहुंचे थे। उन्होंने एयर शो से दुश्मनों को सावधान रहने वाला संदेश भी दिया था। तरंग शक्ति अभ्यास 2024 कूटनीति, रक्षा, शक्ति और रणनीति के लिहाज से कितना अहम है, आपको समझाते हैं। इसमें सिर्फ भारत ही नहीं दिखाया है, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े देशों की शक्तिशाली लड़ाकू विमानों ने अपनी शक्ति की तरंगों से तूफानी संदेश दिए हैं। इस एयर शो में भारत, अमेरिका, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका के बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, यूएई की वायुसेना शामिल रही। एयर शो से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि तरंग शक्ति के माध्यम से भारत ने पार्टनर देशों के साथ अपने रक्षा संबंधों को और मजबूत किया।
120 सेकंड की न्यूज रील में भारतीय वायुवीरों की शक्ति के सबूत। उसके बाद इस अभ्यास की कुछ और हाइलाइट्स हम आपको दिखाएंगे। जोधपुर एयर स्टेशन पर तरंग शक्ति एक्सरसाइज अपने अंतिम दौर पर है। इस आयोजन में दुनिया भर के शक्तिशाली देश जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर स्टैटिक डिस्प्ले में आपको नजर आएंगी देश के शक्तिशाली वायुसेना के एयरक्राफ्ट। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर। और अभी आपको आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं सूर्यकरण एयरक्राफ्ट। भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित ये एक एडवांस एयरक्राफ्ट है जो प्रशिक्षण और सैन्य अभियानों में उपयोग किया जाता है। यह विमान अपनी गतिशीलता और उन्नत प्रौद्योगिकी, अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। प्रचंड जिसे भारत में बनाया गया है और ये भारत का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है। प्रचंड हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर और पूर्वी लद्दाख जैसी ऊंचाइयों वाले क्षेत्रों में आक्रामक अभियानों में सक्षम है। आप मेरे ठीक पीछे ये तेजस विमान देख सकते हैं। इसे भारत में ही बनाया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे बनाया है। ये मल्टी रोल ऑल वेदर एयरक्राफ्ट है। तरंग शक्ति युद्ध अभ्यास के दौरान पहली बार विश्व की शक्तिशाली एयरफोर्स के साथ स्वदेशी फाइटर तेजस और अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड भी इस अभ्यास में शामिल हुआ। इसमें कई तरह के अभ्यास हुए जिसमें लार्ज फोर्स एंगेजमेंट, एयर मोबिलिटी ऑपरेशंस, डायनामिक टारगेटिंग, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग मिशन, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू और मिक्स फॉर्मेशन एयर टू एयर रिफ्यूलिंग जैसे अभ्यास शामिल थे। आपको बता दें कि जोधपुर में तरंग शक्ति अभ्यास का यह दूसरा चरण था। पहले चरण का अभ्यास तमिलनाडु में 6 से 14 अगस्त तक चला था। अब आपको भारत की जोरावर शक्ति से मिलवाते हैं, जिसकी वीडियो झलक आज देखने को मिली। जोरावर भारतीय सेना के लिए बनाए गए हल्के टैंक जोरावर का डीआरडीओ ने फील्ड ट्रायल किया है। इस टैंक से अलग अलग रेंज के टारगेट्स पर गोले दागे गए, फायरिंग की गई। सभी टेस्ट में यह टैंक सफल रहा है। मतलब यह है कि अपने सभी मानकों पर खरा उतरा है। जोरावर टैंक को कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट CVRDE ने बनाया है। यह डीआरडीओ की ही एक शाखा है। जोरावर को पंजाबी भाषा में बहादुर कहते हैं। खबरें आ रही हैं कि इस बहादुर की बहादुरी बहुत जल्द चीन सीमा पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां पर पहाड़ों पर खासकर लाइट टैंक्स की जरूरत होती है जिनकी मूवेबिलिटी बहुत ज्यादा तेज हो, और ऐसे में इसका कोई सा नहीं है। भारतीय सेना इस टैंक को लद्दाख में चीनी सीमा के पास तैनात करने की तैयारी में। आपको बता दें कि ये T-72 या T-90 टैंक जैसा भारी भरकम नहीं है, इसीलिए इसे हेलीकॉप्टर से उठाकर आसानी से चीन सीमा तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा ये खुद पहाड़ों पर चढ़ सकता है। -10 डिग्री से लेकर 42 डिग्री की चढ़ाई या ढलान पर यह उतर सकता है। इसकी अधिकतम गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। जोरावर टैंक की और खूबियों की बात करें तो इस टैंक की गन 120 mm की है, जिसमें ऑटोमेटिक लोडर है, यानी इस टैंक में गोले भी अपने आप लोड होंगे। इसके अलावा रिमोट वेपन स्टेशन है, जिसके ऊपर 12.7 mm की हैवी मशीन गन लगाई जा सकती है। जोरावर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन इंटीग्रेशन, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीक भी है। इसमें दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने के यंत्र, वार्निंग सिस्टम भी लगे हैं। इलेक्ट्रिकल गन कंट्रोल सिस्टम लगा है। लेजर वार्निंग सिस्टम से भी यह टैंक लैस है। आप सिर्फ 50 सेकंड में जोरावर टैंक की शक्ति देखिए।
और अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जोरावर टैंक से चीन को जोरदार जवाब मिलेगा। दरअसल चीन ने एलएसी के पास 33 से 36 टन के हल्के टैंक रखे हैं। इन टैंक को आसानी से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। चीन के पास ऐसे 500 टैंक हैं जिनकी लंबाई 30 फीट है। इसमें भी 3 लोग बैठते हैं। चीन के ऐसे ही हल्के टैंकों को जवाब देने के लिए भारत ने जोरावर टैंक तैयार किया है। बस फर्क इतना है कि वहां चीनी माल है और यहां पर ठोस टेक्नोलॉजी है जो बैटल टेस्टेड होने वाली। खैर, अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की नई सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी विनेत्र की, जिसका आज विशाखापट्टनम में उद्घाटन किया गया। इस आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर में कलवरी श्रेणी की सबमरीन के क्रू मेंबर्स को आपातकाल स्थिति में सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने की ट्रेनिंग देना। पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल राजेश पिंडारकर ने विशाखापट्टनम में एक समारोह के दौरान इसे भारत के समुद्री बेड़े में शामिल किया। इसे स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया, जो भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता हासिल करने की पहल में से एक है। विनेत्र का मतलब होता है प्रशिक्षक। इस ट्रेनिंग सेंटर सबमरीन क्रू को समुद्र में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया है। अब इससे ट्रेनिंग फैसिलिटी, नौसेना की ऑपरेशनल तैयारियां, सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रशिक्षण इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार आएगा। यहां से ट्रेन होने के बाद नौसैनिक किसी भी आपदा में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। और सत्ता में अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहां अशांति वाली आग की लपटें ऊंची होती जा रही हैं। शिमला के संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण के बाद अलग अलग शहरों में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। प्रदर्शन हो रहे हैं। अवैध मस्जिद और मस्जिदों के अवैध हिस्सों को तोड़ने की मांग तेज होती जा रही है। अवैध मस्जिद विवाद में नई एंट्री बिलासपुर और पालमपुर की है। पालमपुर में भी हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और मस्जिदों के अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग की, जबकि बिलासपुर में हिंदू संगठनों ने अपने प्रदर्शनों पर हुई पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। दरअसल 1 सितंबर के बाद से ही हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद निर्माण के कारण माहौल तनावपूर्ण है। हालांकि शिमला और मंडी में मुस्लिम समुदाय द्वारा अवैध निर्माण को तोड़ने पर हामी भरी गई है और माहौल शांत हुआ है, लेकिन दूसरे शहरों में आए दिन इसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भी सुन्नी, घुमारवी और सुंदरनगर और पावंटा साहिब में प्रदर्शन किए गए। इस क्रम में सुबह 9 से 11 बजे तक व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें बंद रखी। शिमला के अंदर जो संजौली में हमारे व्यापारी भाइयों के द्वारा जो आह्वान किया गया था, उसमें जो आम जनता के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उसके विरोध में आज हम सब ने व्यापारी भाई लोगों ने बाजार बंद का आह्वान किया है। यहाँ पर जो बाहर के लोगों की आवाजाही है और ये बंद हो, और यहाँ पर बाहर के लोगों का कोई आना जाना नहीं होना चाहिए। फेरी वाले, इनका कोई भी ना तो वेरिफिकेशन है, इनकी दुकानें यहाँ पे ली है, ना उनका कोई एग्रीमेंट है। ये 15 से 20 हजार तक करा देने में समर्थ कैसे हैं? देवभूमि हिमाचल में कुछ 2-4 दिनों से घटनाक्रम चल रहे हैं और जिस वजह से जनता को सड़क पर उतरना पड़ा, उसी समर्थन में हम लोगों ने भी आज 9 से 11 जो है बंद का ऐलान किया है। सिर्फ और सिर्फ जो पूरे हिमाचल का जो बाजार बंद है, उसके समर्थन में हमारे सभी व्यापारियों ने आज दुकानें बंद रखी है। संपूर्ण व्यापार बाजार आज बंद है। ये प्रोटेस्ट में निकाला जा रहा है जो मस्जिद संजौली में अवैध बनी हुई है, उसके खिलाफ पूरे देश में प्रोटेस्ट निकाला जा रहा है, ताकि जो अवैध मस्जिदें हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे। मस्जिद अवैध मस्जिदें बनाई जा रही है, उसके विरोध में ये कुल्लू देवभूमि से ये एक उग्र प्रदर्शन हिंदुओं का हो रहा है। हिंदू अब एकजुट हो चुका है, क्योंकि अब सर से पानी निकल गया है। अवैध निर्माण नहीं चलेगा। वहां पर एक अलग किस्म का हूटर बज रहा है और ये देखिए यहां पर एक अलग किस्म का हूटर बज रहा है। खैर,
हमारी रील्स को खूब शेयर करिए। अभी हम आपसे लेते हैं इजाजत, फिर मुलाकात होगी इसी शो में सोमवार को। नमस्कार।